Welcome to Medical Mavin. So today we will be discussing test number 4 chemistry portion. Starting with MCQ 37, activation energy is the energy required to break the product bond, form new compounds, reach the transition state. D option is both B and C. तो काफी स्टूडेंट्स ने इस वाले ऑप्शन को टिक किया होगा, बट ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जब ट्रांजिशन स्टेट अटेन हो जाता है तो या तो रिएक्टेंट्स जो है तो न्यू कंपाउंड्स बनाएंगे और या फिर वो वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि न्यू कंपाउंड्स ही बने, इसलिए यहाँ पर जो है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद या प्रोडक्ट्स बनेंगे या फिर वापस से रिएक्टेंट्स। MCQ 38, which one is a redox reaction? तो रिमेंबर, एक रिएक्शन तब रिडॉक्स रिएक्शन होगा जब उसमें जो रिएक्टेंट्स है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आए। तो आइए एक एक रिएक्शन को अभी जरा देखते हैं कि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आई हैं या फिर नहीं आई। यहाँ पर अगर देखा जाए HI को, तो HI में I का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सही। अब जरा प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं कि आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है या फिर नहीं आया। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, 2 कार्बन है तो ये -4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन 5 हाइड्रोजन है तो ये +5 हो जाएगा। अब ये +5 है और ये -4 है, तो हमें -1 चार्ज चाहिए ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाएगा। तो C2H5I में भी आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और HI में भी जो है तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यानी कोई चेंज नहीं आया, लिहाजा ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, अब अगर हम प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये हमारे पास आता है +2, सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, ये 0 से +2 में चला गया है, लिहाजा ये क्या है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक हो गया। इसी तरह अगर थर्ड रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर AgNO3 में Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सही। और अगर प्रोडक्ट साइड पे देखा जाए तो यहाँ पर भी Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है, कोई चेंज नहीं आया। सिमिलरली यहाँ पर भी NaCl में Na का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और NaNO3 में भी जो है ना तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यानी अगर एक में भी चेंज आ गया, एक रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर चेंज आ गया तो इसका मतलब है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी H2 जो है तो +1 है, ठीक है, 2 है तो +2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर H2 को देखा जाए तो ये 0 में आया है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। सही हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा 38 MCQ में दैट विल बी बी ऑप्शन। सिर्फ यही जो है तो रिडॉक्स रिएक्शन है, बाकी नहीं है। सही हो गया। MCQ 39, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। तो इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस लिखवा रहा हूँ कि the standard enthalpy of formation of all the elements in their most stable form is arbitrarily taken as 0। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन STP है। ठीक हो गया। तो अगर हम सॉलिड आयोडीन की बात करें तो ये अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म और नेचुरल स्टेट में है, लिहाजा इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव नहीं बल्कि 0 होगी। अगर सॉलिड मरकरी की बात कीजिए तो ये अपने नेचुरल स्टेट में नहीं है, इसका नेचुरल स्टेट लिक्विड स्टेट होता है, लेकिन चूंकि ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है लिहाजा ये हमारे पास फ्रीजिंग है एंड फ्रीजिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसके लिए एंथैल्पी फॉर्मेशन जो है तो वो नेगेटिव होगी। ठीक हो गया। और अगर गैसियस Cl2 की बात की जाए तो यहाँ पर भी सेम वही बात, इसके लिए भी एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 होगी, तो लिहाजा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नन ऑफ दीज। MCQ 40. Increasing temperature will generally increase the rate of reaction. It is because of A option is decrease in activation energy. So the answer is no. Increase in collision happens. Yes. More molecules cross the activation barrier. Yes. तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बोथ बी एंड सी का ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ तो ऑल ऑफ दीज है। तो ऑल ऑफ दीज तो सही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं होती, वो स्पेसिफिक ही रहती है। तो रिमेंबर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास दो काम होते हैं, या तो हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और इसी इंक्रीज की वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, स्पीड वो ज्यादा हो जाती है, और इस स्पीड की वजह से हमारे पास जो है ना तो मोर कोलिजन्स होते हैं। ठीक है, और मोर कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, जो रिएक्शन है, चांस ऑफ द रिएक्शन दैट विल इंक्रीज। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हमारे पास जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी वो इतनी ज्यादा होगी कि जो एक्टिवेशन बैरियर है वो इसको क्रॉस
कर लेंगे और हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक फिगर जो है तो वो ड्रा किया हुआ है, नहीं मैंने पेस्ट किया हुआ है बेसिकली बुक से। यहाँ पर अगर इस ब्लू वाले को देखा जाए तो टेम्परेचर जब 20 है तो इतने मॉलिक्यूल्स बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 30 डिग्री सेल्सियस पर आ गया तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया है। तो अगर यहाँ पर MCQ 40 में ऑप्शंस को देखा जाए तो मोस्ट जो एक्यूरेट आएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो वो ऑप्शन सी आएगा, यानी मोर मॉलिक्यूल्स विल क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर। अगर यहाँ पर बोथ बी एंड सी का ऑप्शन होता तो फिर ये दोनों टिक होते, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन नहीं है इसलिए हम अब ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सही हो गया। Coming towards MCQ 41, the rate law for the given reaction is dx by dt is equal to k x and y square. If y is taken in excess amount, order of reaction is. तो रिमेंबर यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है कि y को इन्होंने क्या लिया हुआ है, एक्सेस अमाउंट में लिया गया है, और जब भी एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट पे लिया जाएगा तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट विल बी जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू y ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है एंड विद रिस्पेक्ट टू x ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या बन जाएगा, दैट विल बी 1। ठीक है, इसके अलावा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस में कॉन्सेप्ट में शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, तो आपने वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको फिर नोटिफिकेशंस न्यू वीडियोस की आती रहे। Coming towards MCQ 42, which enthalpy change is not a standard enthalpy change? तो ये एमसीक्यू मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि इन्होंने ये एमसीक्यू यहाँ पर क्यों डाला हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को देखा जाए तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज के कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल हमारे पास जो है ना तो रिएक्टेंट्स भी है और जो प्रोडक्ट आया हुआ है वो भी 1 मोल है। लेकिन अगर बी ऑप्शन को देखा जाए Cl2 को, तो यहाँ पर जो है ना तो 2Cl हमें दिए गए, यानी ये 2 मोल्स है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। सही हो गया। MCQ 43, oxidation state of phosphorus in pH4 whole 3 PO4 respectively। अच्छा, तो हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया है दैट इज pH4 whole 3 PO4। तो सबसे पहले हम pH4 की बात करते हैं। pH4 प्लस बिल्कुल NH4 प्लस की तरह है। अगर हम NH4 प्लस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें तो वो क्या आता है, वो हमारे पास -3 आता है। सिमिलरली pH4 प्लस में भी हमारे पास फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, दैट विल बी -3। आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। फास्फोरस हो गया, 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +1 होगा और ओवरऑल जो चार्ज है इन पर वो +1 है। ठीक, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, -3 आया। ठीक है, तो एक तो हमारे पास फास्फोरस का कंफर्म हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, तो इसका मतलब है कि ए और बी ऑप्शन तो नहीं हो सकते, अब सी ऑप्शन रह गया है और डी ऑप्शन रह गया, जिसमें जो पहला फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। अब हमने इस वाले फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है। तो अगर देखा जाए pH4 होल 3 PO4 है, राइट, इसका इस ओवरऑल जो आयन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। तो अगर ये 3 आयन है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। ठीक है, ये इस ओवरऑल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 आयन्स तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस कंपाउंड को हम बिल्कुल H3PO4 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। H3 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 था और यहाँ पर जो pH4 होल 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी +3 है। तो H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, दैट वाज +5। ठीक है, यहाँ पर भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5 होगा। तो यहाँ पर इन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन सी बनता है। सही हो गया। MCQ 44, if the internal energy of the system increases, which of the following may occur? तो स्ट्रेट बुक लाइन MCQ है, इसमें all of these करेक्ट है। MCQ 45, Born-Haber cycle is used to calculate। तो रिमेंबर ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक लाइन MCQ है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बनता है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। एकेडमी ने ऑप्शन में जो है ना करेक्ट ऑप्शन इन्होंने डी दिया हुआ है, बट आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों डी ऑप्शन दिया हुआ है। Born-Haber process is used to calculate enthalpy change for reactions for which it is difficult to measure the enthalpy directly, and latest energy is the one which is difficult to measure directly। सही, तो दैट इज व्हाई इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बुक एंड एमसीक्यू भी है, बुक में भी यही बात बताई गई है कि बोर्न-हेबर साइकिल जो है ये हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो मेरे मुताबिक तो इसमें ऑप्शन सी ही करेक्ट है, और अगर बुक लाइन को देखा जाए तो उसके मुताबिक भी जो है तो ऑप्शन सी करेक्ट है, और बोर्न-हेबर साइकिल का जो पर्पस है तो उसी के मुताबिक भी ऑप्शन सी करेक्ट आता है। अब एकेडमी ने क्यों डी ऑप्शन डाला हुआ है आई डोंट नो दैट, ठीक है, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन सी ही आना चाहिए। सही। MCQ 46, which one is not an oxidizing agent? तो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा नन। अब अगर मैं HNO3 और SO3 की बात करूं तो HNO3 में जो नाइट्रोजन है ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह अगर सल्फर की मैं बात करूं SO3 में तो ये भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है या फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सही हो गया। तो इसका मतलब है कि ये मजीद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। ठीक है, इन्होंने जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने थे वो लॉस कर चुके, अब ये मजीद नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है
कि दे कैन नेवर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ही काम करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे लेकिन बाकी सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेंगे। और अगर ओजोन की बात की जाए तो ओजोन में जो ऑक्सीजन है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, लेकिन ये जो है ना तो ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये जो है तो O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि हमारे पास ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लीडिंग टू ओजोन्स पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाले भी और ये वाले भी, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नन। MCQ 47 है, which one cannot affect the value of rate constant of array law? तो रिमेंबर टेम्परेचर डज इफेक्ट द रेट कांस्टेंट, जबकि कैटलिस्ट जो है ना तो ये रेट कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता। आई थिंक कि मैं इन्होंने डी ऑप्शन मार्क किया है तो वो रॉन्ग है। टेम्परेचर डज इफेक्ट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ये आपको टॉपिक रोल ऑफ रेट कांस्टेंट इन थ्योरेटिकल डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शन रेट में मिल जाएगा, वहां पर क्लियरली मेंशन है कि रेट कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कैटलिस्ट। MCQ 48, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इट इज इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। आपके बुक में टेबल दिया गया है और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है, और जैसे आप नीचे आ रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सही है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 49, consider the reaction A2 plus B2 to AB. If the enthalpy change of reaction is 70 kilojoule per mole, what will be the enthalpy of formation of AB? तो रिमेंबर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है ये 1 मोल के लिए होती है, सही है, 1 मोल। यहाँ पर जो ये 70 किलोजूल पर मोल है ये 2 मोल्स के लिए है, तो अगर हमें 1 मोल की चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें 35 किलोजूल पर मोल दे देगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, सही हो गया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 50, cathode is positively charged in galvanic cell, which reaction occurs at cathode in galvanic cell? तो रिमेंबर गैल्वानिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, हमारे पास कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगी, सही, और एनोड पर हमारे पास हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ओ, तो बस इस चीज से अब याद रखो, एनोड में जो है ना तो ए है और ऑक्सीडेशन में ओ है, बस ये थोड़ी सी सिमिलैरिटी आती है इनमें, इसलिए ये आपने यहाँ से याद रखना है। और ये जो है ना तो बोथ चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या फिर गैल्वानिक सेल हो, दोनों के लिए ही ऐसा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी बी ऑप्शन, सही हो गया। MCQ 51, calculate the rate of reaction for a second order reaction, A converts into B, the rate constant of reaction is 2 and concentration of reactant is 0.3 mole per dm cube। तो अगर हम रेट इक्वेशन की बात करें तो रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू है 2 और जो हमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन दी गई है वो है 0.3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर हमें देता है 0.09, ठीक, और जब हम इसको 2 को 0.09 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें देता है 0.18, सही हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, 0.1 मोल पर सेकंड, सही हो गया। ये मोलैरिटी, अच्छा, मोल पर डीएम क्यूब या मोलैरिटी दोनों सेम चीज है। MCQ 52, which reaction is very rare in nature? I don't know, अगेन मैं वही कहूंगा कि इन्होंने MCQ क्यों डाला हुआ है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। खैर, एमडीके टेस्ट में इस तरह का MCQ कभी भी नहीं आएगा, सही। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है एज पर की थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सही हो गया। MCQ 53, if a metal electrode has a standard reduction potential of -1.18 volt, it is likely। तो यहाँ पर जो इन्होंने हमें दूसरा इलेक्ट्रोड दिया है ना, दैट वुड बी ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इस दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड को जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -1.18 वोल्ट है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल H2 से कम है तो उनके पॉइंट्स मैंने इधर लिखे हैं, और जिनका H2 से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उनके पॉइंट्स मैंने इधर लिखे हैं। सबसे पहली बात, वो एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल H2 से कम हो, दे विल ऑलवेज एक्ट एज एनोड, और अगर एनोड एक्ट कर रहे हैं तो इन पर ऑक्सीडेशन होगी। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो H2 से तो दे विल एक्ट एज कैथोड, और कैथोड पर रिडक्शन होती है, सही। दूसरी बात, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा H2 से, दे विल बी एबल टू डिस्प्लेस द एलिमेंट्स बिलो H2, वेयर एज जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो H2 से तो वो कभी भी H2 से जो अबव एलिमेंट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। द थर्ड पॉइंट, कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल H2 से कम हो तो दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जिनका ज्यादा हो दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
एंड द लास्ट पॉइंट इज जिनका रिडक्शन पोटेंशियल H2 से कम हो दे विल बी एबल टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड्स, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल H2 से ज्यादा हो तो वो कभी भी H2 को एसिड से लिबरेट नहीं कर पाएंगे। सेम आप दो एलिमेंट्स के दरमियान भी जो है तो कंपैरिजन कर सकते हो। अगर उनका रिडक्शन पोटेंशियल H2 का दोनों से ज्यादा हो तो फिर आपने देखना है कि उन दोनों में किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल H2 से कम हो तो फिर भी आप लोगों ने देखना है कि उन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दे विल बी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है H2 से कम है, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये जो है तो एज कैथोड काम करेंगे, एनोड काम करेंगे, सही है। दे विल एक्ट एज एनोड इन सेल विद SHE, और ये जो है तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो H2 होगा, सही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी बनता है, सही हो गया। MCQ 54, if enthalpy change happens for a system at constant volume then which one is correct? So let us write the equation delta E is equal to Q plus P delta V। अब अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू Q, सही हो गया। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए MCQ 54 में तो गिवन ऑप्शंस में जो है तो ये हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा डेल्टा E इज इक्वल टू Q भी, तो इसका मतलब है कि इसमें नन करेक्ट है, सही हो गया। MCQ 55, the reduction potential values of X, Y and Z are minus 0.5, 0.2 and 0.7 volts. Which metal is the strongest oxidizing agent? तो रिमेंबर अभी मैंने आपको जब फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सप्लेन करवा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया कि जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर गिवन ऑप्शन को देखा जाए तो 0.2 सबसे ज्यादा है, लिहाजा हमारे पास Y जो होगा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, सही है। MCQ 56, for which reaction delta E value is very large between products and transition state? तो डेल्टा E इज एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास जो है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सही, और ये जो है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए ज्यादा आती है। तो अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी जो प्रोडक्ट्स और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान बन रही है वो इतनी है डेल्टा E, सही। और अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखें जो तो प्रोडक्ट्स और जो ट्रांजिशन स्टेट है तो उनके दरमियान एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ यहाँ तक बन रही है। तो अगर देखा जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा E की वैल्यू जो है तो वो ज्यादा आ रही है, ठीक, जबकि एंडोथर्मिक के लिए कम आ रही है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा E विल बी ग्रेटर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, सही हो गया। MCQ 57, the rate of a chemical reaction at a constant temperature is, तो it is variable, but remember अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो उसके लिए जो है तो हमारे पास रेट क्या होगा, दैट विल बी कांस्टेंट। तो इनको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह जो ऑर्डर है वो है, ठीक है। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं ना तो जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए जो रेट होता है तो वो वेरिएबल होता है, सही हो गया। लेकिन रिमेंबर अगेन आई एम सेइंग कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, सही हो गया। तो यहाँ पर इनको मेंशन कर देना चाहिए था, लेकिन एज आई सेड अगर जनरल बात की जाए तो वेरिएबल ही होगा, सही। अच्छा जी, MCQ 58, फॉर अ रिएक्शन विद रेट लॉ R is equal to K A square B1, how does the rate constant changes if the concentration of A is doubled? तो रिमेंबर कि जो रेट कांस्टेंट होता है K, ये हमारे पास कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, सही, इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल से कि में इन्होंने जो है तो सी ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर सी ऑप्शन हो ए ऑप्शन हो तो दोनों गलत है। यहाँ पर नन ऑफ दीज आते हैं क्योंकि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चाहे बढ़े चाहे कम हो हमारे पास रेट कांस्टेंट पर फर्क नहीं पड़ता, इट इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, सही। MCQ 59, what will be the rate of appearance of NH3 if the rate of disappearance of H2 is 0.15 molarity per second? तो इसके लिए मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। यहाँ पर ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d है ये कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और ये जो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो इनके लिए जो हमारे पास रेट आएगा, करेक्ट ऑर्डर आएगा, तो वो कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पर ये जो माइनस माइनस साइंस है ना रिएक्टेंट्स के साथ, तो ये बेसिकली डिसअपियरेंस को डिनोट कर रहे हैं, चाहिए। और जो प्रोडक्ट्स के साथ माइनस साइन नहीं है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपीयरेंस को डिनोट कर रहे हैं। तो अभी हमें जो रिएक्शन दिया गया है दैट इज N2 प्लस 3H2, इट गिव्स अस 2NH3। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 दिया गया है और हमने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 मालूम करना है, सही। तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 दिया है दैट इज 0.15, सही हो गया। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसी के मुताबिक इसको लिख देना है H2 और NH3 को। तो ये हो जाएगा 1/3, H2 की कंसंट्रेशन क्या है 0.15 है तो 0.15 हो जाएगी, ठीक है। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या हो जाएगा 1/2, हमने इसकी रेट कंसंट्रेशन मालूम करनी है, सही हो गया। अच्छा, अब हमने चूंकि NH3 की कंसंट्रेशन मालूम कर दी है तो ये 1/2 शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे, सही हो गया।
तो ये हो जाएगा 2/3 into 0.15, it will give us the concentration of NH3। तो 3 1 is 3 and 3 5 is 15, तो ये हो जाएगा 0.5, एंड जब 2 को हम 0.05 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव अस 0.1 मोलैरिटी पर सेकंड। तो ये हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हो गई। रिमेंबर मैंने क्या किया है, ये 1/3 और ये 1/2 ये तो H2 और NH3 के कोफिशिएंट्स है। तो सिंपली मैंने क्या किया है, अगर ये मेरे पास रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया और इसकी कंसंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.15। फिर अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 2, और ये हमने मालूम करनी है। तो इस 2 को मैं इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई किया मैंने 0.15 डिवाइडेड बाय 3 तो इससे 0.05 आया और उसको फिर मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इट गिव मी 0.1। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सही है। MCQ 60, studying the energy reaction profile diagram. If the enthalpy of reaction is X and the activation energy for the reversed reaction is Y, the activation energy for the forward reaction will be। तो अब यहाँ पर इन्होंने कोई हमें एनर्जी रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम नहीं दिया। रिमेंबर ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक जैसे आता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए दूसरी तरह से आता है, लेकिन हम जनरली बात कर लेंगे। अगर हम एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो ये हमारे पास बराबर होता है डेल्टा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड माइनस डेल्टा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स्ड। तो इन्होंने बताया है कि एंथैल्पी हमारे पास x है, सही, और जो एंथैल्पी फॉरवर्ड हमने मालूम करनी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सॉरी, और जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन है तो वो है हमारे पास y, और हमने एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन मालूम करनी है। तो ये इस तरह हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू x प्लस y, सही। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आता है, तो ऑप्शन बी विल बी दी, सॉरी, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, सही हो गया। MCQ 61, why is the rate constant important in the theoretical determination of a reaction rate? तो ऑप्शन ए है, it gives mechanism of a reaction। तो it is incorrect because the rate constant does not directly give the mechanism of the reaction, सही हो गया। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ये भी इनकरेक्ट है, because the rate constant is not directly related to the enthalpy of the reaction, तो ये भी गलत हो गया। और अगर ऑप्शन डी की बात करें हम तो ये भी गलत है, क्योंकि के हमें स्पीड ऑफ द रिएक्शन तो बताता है लेकिन फिजिबिलिटी के हवाले से कोई बात नहीं करता, दैट इज रिलेटेड टू द गिव्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लोवेस्ट रेट, सही हो गया। MCQ 62, how a catalyst does increase the rate of a chemical reaction? तो ए ऑप्शन है lowering the activation energy, बी ऑप्शन है changing the mechanism, सी is increasing the potential energy of reactants and डी is both A and B। तो remember correct option is D because it stabilizes the transition state and thus decrease the activation energy, ठीक है। और उसी के नतीजे में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वी कैन से कि इट हैज एक्चुअली चेंज द पाथ और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म को चेंज करके ही क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, सही हो गया। MCQ 63, which factor does not affect the activation energy? तो as discussed earlier यहाँ पर जो है तो ऑप्शन बी करेक्ट है, टेम्परेचर, सही। MCQ 64, which graph shows activation energy? तो यहाँ पर जो है तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, सही। यहाँ पर अगर देखा जाए, मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था, तो यहाँ पर है एनर्जी एंड यहाँ पर है रिएक्शन प्रोसेस, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन प्रोग्रेस, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, सही। MCQ 65, a reaction 2A plus 3B converts into 5C takes place in the following steps। ये हमें स्टेप्स दिए गए हैं और हमें कहते हैं if the concentration of A is doubled the rate of reaction at the same temperature। तो क्या होगा, हमारे पास जो है तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज होगा या फिर 2 टाइम्स डिक्रीज होगा या 4 टाइम्स इंक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा। तो मे भी काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस 2 को देखकर ये जो है तो डिसाइड कर लिया हो कि यहाँ पर तो जो ए है विद रिस्पेक्ट टू ए हमारे पास रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल होगी तो हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप को देखना है और यहाँ से फिर डिसाइड करना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर ए को देखा जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ए को हमने 2 टाइम्स कर दिया तो रेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, सही। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए बनता है, इट विल इंक्रीज 2 टाइम्स, सही हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमने स्लोवेस्ट स्टेप को देखना है क्योंकि वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, सही। MCQ 66, consider the diagram given and identify the activation energy for forward direction। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब ये है कि रिएक्टेंट जाके कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो हमारे लिए एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होगी फिर, तो दैट वुड बी ए, सही। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और इट इज डिनोटेड बाय ए, तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 67, which of the following factors does not affect the value of standard enthalpy of formation? तो remember all of them affects the value of standard enthalpy of formation, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, सही हो गया।
MCQ 68. If the standard enthalpy of formation of a compound is highly negative, what does this suggest about the compound? तो remember, highly negative मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज की हुई है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब है कि ये उतना ही ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। MCQ 69. His law is based on which fundamental concept of thermodynamics? तो यहाँ पर जो है तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। सही क्यों? बिकॉज हिस लॉ में कहता है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है केमिकल रिएक्शन में, तो ये हमेशा सेम होगी उस रिएक्शन के लिए, चाहे वो एक स्टेप में टेक प्लेस करे या फिर सेवरल स्टेप्स में। तो इसका मतलब है कि ये हमें बता रहा है कि एंथैल्पी चेंज क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या सेवरल स्टेप में हो रहा है, जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो सेम ही होगा। सही, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 70 है, a chemist uses Hess law to determine the enthalpy change of a reaction using data from other known reactions. What must be true about the reactions used? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी जितने भी हम रिएक्शंस जो रिएक्टेंट्स है ना वो जो यूज करेंगे उनकी जो वैल्यूज आएंगी, जो एंथैल्पीज हम लेंगे, तो एंथैल्पी को हम अलजेब्रिकली लेंगे। अगर कहीं पर नेगेटिव साइन है तो उसको नेगेटिव के तौर पर लिखेंगे, और अगर कहीं पॉजिटिव साइन है तो वहां पर एडिशन होगी, उसको पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखेंगे, इनको अलजेब्रिकली हम सम करेंगे। सही हो गया। MCQ 71 है, which factor does not affect standard electrode potential? तो रिमेंबर यहाँ पर इलेक्ट्रोड साइज आता है, डी ऑप्शन सही हो गया। MCQ 72. A species with a negative standard electrode potential is typically. तो ये मैं आपको फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखवा चुका हूँ, जिनकी वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब ये H2 से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो पुअर ऑक्सीडाइजर होंगे और गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आता है। सही हो गया। MCQ 73. In an electrochemical cell, the electrode with a higher standard electrode potential acts as. तो अगेन मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ आता हूँ, तो अगर हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगी उसकी तो इट विल एक्ट एज कैथोड, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सही। MCQ 74. If two electrodes are connected, electrons will flow. तो they will flow from lower to higher standard electrode। सही हो गया। अब अगर किसी ने बी ऑप्शन किया हो तो बी ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, वो हो जाएंगे हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरफ। सही हो गया। तो जो लोअर होगा वहां पर ऑक्सीडेशन, और जो हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला होगा वहां पर रिडक्शन होगी। सही, तो वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फ्रॉम लोअर टू हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। द रेट कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन। तो मैं रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, दैट इज m1 - n पर सेकंड। सही, और ये जो n है ये हमें ऑर्डर बताता है, ऑर्डर। सही हो गया। तो अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 1 - 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू जीरो होगी पर सेकंड, तो ये हमारे पास बन जाएगा ms-1। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट का यूनिट आ गया, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका यूनिट भी मोलैरिटी पर सेकंड होता है। तो इसका मतलब है कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आता है, 0। सही हो गया। 76 MCQ की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक दफा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर आता है। MCQ 77. वन ऑफ दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ Hess law is, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आता है। ये हेबर्स प्रोसेस है, बोन हेबर प्रोसेस नहीं है, और इसका अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम बात करें तो वो है बोन हेबर जो साइकिल है। सही हो गया। तो ये है, जबकि ये हेबर्स प्रोसेस है जो कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 78. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज इन फैक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। MCQ 79. The electrode potential of standard hydrogen electrode is taken as 0, which is a arbitrary value. Bookline MCQ. MCQ 80. Dash order reaction has same unit for velocity constant as that of rate of reaction. तो रिमेंबर, एक तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट जो है तो रेट कांस्टेंट है। सही, और दूसरा ये है कि जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं या मेटल कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। और अभी हमने पिछले एमसीक्यू में डिस्कस किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। सही हो गया। MCQ 81. The rate of first order is directly proportional to. तो यहाँ पर जो है तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आता है। अगर एक रिएक्टेंट का भी जो ऑर्डर है वो हाफ हो और दूसरे रिएक्टेंट का भी ऑर्डर हाफ हो तो टोटल अगर रेट की हम बात करें, रेट ऑफ द रिएक्शन की, तो वो क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। सही हो गया। हाफ हाफ मिलकर हमें फर्स्ट ऑर्डर देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बनेगा, दैट विल बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सही हो गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, और यही पर हमारा जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो एंड हो जाता है। सही हो गया। दिस इज फहद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।